यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स दिसंबर 2018 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसका मैंने 1 to 50 तक के क्वेश्चंस पार्ट 1 में डिस्कस किया था। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे और मैंने 2004 से लेके सभी नेट के पेपर को मैंने सॉल्व कराया है इकोनॉमिक्स के, और आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे और एक भी क्वेश्चन उसमें से इधर उधर नहीं होगा और बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से आपको मिल जाएगा। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी। और आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे कि यूपी हायर हुआ या पीजीटी हुआ, ये सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ मैं टॉपिक वाइज भी आपको करा रही हूँ MCQs, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके। तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा, टॉपिक वाइज भी MCQ मैंने कराया है और साथ ही साथ मैं ईयर वाइज भी MCQ यूजीसी नेट के कराई हूँ। और साथ ही साथ मैं और सारे एग्ज़ाम्स जैसे कि पीजीटी हो गया या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम्स हो गए, उसके भी मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं बहुत सारे MCQ। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आज के वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे 51 से। तो 51 हमारा क्वेश्चन है, ये 51 से हम डिस्कस कर रहे हैं। द फ्रीक्वेंट फार्म लोन वीवर इन इंडिया मे बी राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ। तो फ्रीक्वेंट फार्म वीवर हमारे इंडिया में क्यों बढ़ते जा रहे हैं? तो ये बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि मॉरल हैजार्ड की वजह से, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आएगी और उनका लोन माफ़ कर देगी, और इस चक्कर में वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले लेते हैं। तो मॉरल हैजार्ड एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम जानबूझ के कोई चीज़ें करते हैं और हम एक तरह से अपने मॉरल वैल्यू से हम मॉरल वैल्यू को हम अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मॉरल हज़ार्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्री अजम्पशन दैट कॉस्टली न्यू नॉलेज वुड बी अंडर सप्लाइड बाय प्राइवेट सेक्टर इज बेस्ड ऑन द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू नॉलेज। यानी कि कोई भी हमारा प्री अजम्पशन है कोई नए नॉलेज के और वो अंडर सप्लाइड होती है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा और बेस्ड होती है इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स का न्यू नॉलेज पे, तो वो क्या है? तो उसको हम बोलते हैं कि वो नॉन राइवलरस होना चाहिए। यानी कि एक नॉलेज क्या है, नॉलेज किसी के यूज़ होने से कम नहीं होती है, तो ये नॉन राइवलरस है और हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नॉन एक्सक्लूडेबल है। तो नॉलेज हमारा नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 52 हमारा ये 52 नंबर क्वेश्चन है और 52 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन हमारा है वो ऑप्शन नंबर सी है, नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। तो SRS बुलेटिन मैंने ऑलरेडी आपको करंट अफेयर्स में कराया था 2018 के अराउंड का, अभी वही एक शायद अभी आया हुआ है, तो उसको आप ज़रूर एक बार एग्ज़ाम से पहले ज़रूर करके जाइएगा। हमें इसके अकॉर्डिंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो के अकॉर्डिंग हमें इसको अरेंज करना है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैटरनल डेथ क्या होता है। तो जो भी वीमेन जो प्रेगनेंसी के अराउंड विद इन 42 डेज ऑफ डिलीवरी के अगर उसकी डेथ होती है तो उसको हम मैटरनल डेथ बोलते हैं। यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो के बारे में अगर बात करें तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो हमें कैलकुलेट करता है नंबर ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग द ईयर पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। तो मैटरनल डेथ ड्यूरिंग द ईयर पर 1 लाख लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड, तो उसको हम बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले असम जो है इसका डिसेंडिंग यानी कि घटते हुए में बताना है ना, अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग रेशियो। तो सबसे ज़्यादा जो है ये है, उससे कम उत्तर प्रदेश, उससे कम मध्य प्रदेश और सबसे लास्ट में है बिहार। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। तो मार्जिनल कॉस्ट फंड बेस्ड लेंडिंग रेट्स होते क्या हैं? ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट होते हैं बैंक से, जो कि ये स्पेशली जो मार्जिनल लैंडिंग रेट होते हैं ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट होते हैं बैंक जो कि कैन नॉट लेंड एक्सेप्ट इन सम केस अलाउड बाय द RBI। तो MCL ये ऐसे लेंड नहीं करते हैं विदाउट एनी कोई अलग केस हो जाए RBI के
गाइडलाइंस के अनुसार कोई डिफरेंट केस है उसी में ये लेंड करते हैं, फंड बेस्ड लेंडिंग। तो ये आरबीआई इसको किस लिए यूज़ करती है, मतलब इसका क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है हमें बताना है। तो टू इनेबल बैंक टू बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, ये करेक्ट है। MCLR ये बैंकों को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए किया गया था। अवेलेबिलिटी ऑफ द बैंक क्रेडिट एट इंटरेस्ट रेट विच आर फेयर टू बोरो एज वेल एज बैंक, तो ये भी करेक्ट है हमारा। और ये इंप्रूव करता है ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी इनटू द लेंडिंग रेट ऑफ द बैंक, ये भी करेक्ट है। ये इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने के लिए नहीं होता है। मैं इसका नीड बता देती हूँ। तो इसका नीड जो ये पहली बार जो आया था ये 2016 में लाया गया था। इसकी जो ज़रूरत कब पड़ी कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना वो अपनी लेंडिंग रेट कस्टमर को चेंज नहीं करते हैं, तो इसीलिए MCLR की ज़रूरत पड़ी। आरबीआई रेपो रेट और अदर रेट्स को पीरियोडिकली क्या करता है, चेंज करता है, लेकिन जो बैंक है वो उसके चेंज को इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करते हैं। और अल्टीमेटली जो बैंक कस्टमर हैं वो आरबीआई के द्वारा दी गई बेनिफिट को रिसीव नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आरबीआई ने इसको लेके आए रेपो रेट और इसमें थोड़ा चेंजेस लाए और न्यू MCLR लाए, जिसमें क्विकली चेंज करने से जो लेंडिंग रेट है वो कमर्शियल बैंक भी उसके अनुसार ही जल्दी से करेंगे, नहीं तो MCLR रेगुलेशन के तहत उनको लेंडिंग में प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से इसको लाया गया। और जो बेनिफिट है इसका, ये मंथली बेसिस पे बेनिफिट बैंक, कस्टमर और बोरोवर इनको मिलता रहेगा और बैंक compete कर सकेगी कमर्शियल पेपर मार्केट, साथ ही साथ बैंक जो भी मार्केट में कमर्शियल पेपर हैं उस सबको compete करेगी और अपने बोरो कॉस्ट फॉर किसी भी कंपनीज के लिए रिड्यूस करेगी। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके तहत वो काम करेगी। अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ एडवर्स सिलेक्शन अराइजेज। तो प्रॉब्लम ऑफ एडवर्स सिलेक्शन हमें एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के दौरान देखने को मिलता है। तो प्रॉब्लम ऑफ एडवर्स सिलेक्शन एसिमेट्रिक प्रॉब्लम के दौरान इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि हमें दो चीज़ें हैं, अगर एक बायर है और एक सेलर है, तो कोई भी चीज़ अगर बायर है वो सेलर से ज़्यादा उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, हो सकता है सेलर कुछ इधर उधर करके उसको बेच दे, तब ये एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की चीज़ें अराइज होती हैं और बायर लॉस में जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा to compute the index of sustainable economic welfare which of following is correctly made for the value of GDP। तो हमें बताना है कि इंडेक्स ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक वेलफेयर के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है जीडीपी के वैल्यू में। तो सब्ट्रैक्ट द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, तो ये गलत है। सब्ट्रैक्ट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो ये करेक्ट है क्योंकि हमें सस्टेनेबल इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक वेलफेयर में हम इकोनॉमिकल डिग्रेडेशन के बारे में बात करते हैं। तो जो भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक वेलफेयर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कार्ल मार्क्स ने किस चीज़ के बारे में बात की है, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज जो इंडिपेंडेंटली होता है, रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन चेंज इंडिपेंडेंटली नहीं, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज इंडिपेंडेंटली। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, हमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के कंसीडर में एक ये प्रोग्राम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसके तहत हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा नहीं करेक्ट है। तो ये स्टेट में 150 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडेड हैं इसमें। ये मैं ये भी बता दूँ 2018 जनवरी में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था हमारे पीएम के द्वारा, और इसमें 115 डिस्ट्रिक्ट हैं और पूरे टोटल 28 स्टेट में लागू किया गया था। जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें 49 की परफॉर्म इंडिकेटर्स हैं। तो इसमें 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। द कोर स्ट्रैटेजी ऑफ द प्रोग्राम इज कन्वर्जेंट कोलैबोरेशंस एंड कंपटीशन, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो बेसिकली जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में क्या है कि हमें जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो 5 सेक्टर्स में होंगे और एजुकेशन जो है इसका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्टर होगा जिसका 30% वेटेज होगा।
उसके साथ साथ इसमें जो है ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्म, स्कूल्स एंड फंडामेंटल गर्ल्स टॉयलेट, अवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनल ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी इन द स्कूल, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक विद इन 1 month ऑफ द एकेडमिक सेशन, साथ ही साथ अवेलेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सेकेंडरी लेवल स्कूल और एलिमेंट्री स्कूल कंप्लाइंग विथ RTE स्पेशली पीपल एंड टीचर रेशियो, और साथ ही साथ लर्निंग आउटकम्स ऑफ क्लास 3, 5, 8 इज अ लैंग्वेज एंड अ मैथमेटिक्स और फीमेल लिटरेसी के बारे में बात की गई थी। तो ये सारी चीज़ें बात की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। इन द बेसिक न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल वेयर डज द ग्रोथ इक्विलिब्रियम अकर्स, यानी कि न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल में कहाँ पे ग्रोथ इक्विलिब्रियम अकर होता है। तो ये ग्रोथ इक्विलिब्रियम कहाँ पे अकर होता है, जहाँ भी इन्वेस्टमेंट पर वर्कर सेविंग पर वर्कर से इक्वल होंगे वहीं पे ग्रोथ इक्विलिब्रियम अकर करेगा। तो यहाँ पे कैपिटल वर्कर है, कैपिटल नहीं इन्वेस्टमेंट पर वर्कर, तो ये गलत हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट पर वर्कर इक्वल टू सेविंग पर वर्कर, तो यहाँ पे कैपिटल पर वर्कर है, ये भी गलत हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट पर वर्कर इज इक्वल टू सेविंग पर वर्कर, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा TH शुल्टज has given following ratio in a relation to education for economic growth, यानी कि रिलेशन टू एजुकेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में किस तरह के रेशियो को इन्होंने दिया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने 3 तरह के रिलेशनशिप बताए हैं एजुकेशन एंड ग्रोथ में, ठीक है। तो 3 तरह के रिलेशनशिप में उन्होंने कौन कौन तरह के रिलेशनशिप बताए हैं ये भी मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दे रही हूँ। एक तो एजुकेशन लेबर रेशियो, ठीक है। दूसरा है हमारा एजुकेशन इनकम रेशियो, फिर है 3 तरह के रेशियो में एजुकेशन इनकम रेशियो, तो लेबर रेशियो, एजुकेशन इनकम रेशियो और एजुकेशन इन्वेस्टमेंट रेशियो, ठीक है। तो लेबर, इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, तो ये तीनों चीज़ें इन्होंने बताई है, तो ये हमारा तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और जिसमें लेबर में क्या है, लेबर रेशियो, इनकम और एजुकेशन और लेबर रेशियो में जो ह्यूमन एफर्ट है एजुकेशन रिलेटेड टोटल लेबर फोर्स का वो बताया गया है। इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में और इसमें इनकम के बारे में, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ फॉलोइंग एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ बोरोवर बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ बोरोवर क्या हेल्प करता है, तो गवर्नमेंट के एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ बोरोवर SLR हेल्प करता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी रिवर्स रेपो रेट ये सब कमर्शियल बैंक और RBI के बीच के मैटर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट बताना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी ऑफ इंडिया कवर ओनली व्हीट, पैडी एंड कोर्स सीरियल। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेसिकली इसके ऊपर ही नहीं होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमेशा ग्रेटर होता है हमारे कॉमन पैडी से, तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे नहीं और भी चीज़ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा जो कि सी में है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था समझाने को। 1 विच ऑफ द फॉलोइंग कीन्जियन एंड मॉनेटरिज्म एग्री, तो किस बात पे कीन्जियन एंड मॉनेटरिज्म दोनों एग्री करते हैं, तो जो बात है वो है डिमांड फॉर मनी इज इंटरेस्ट इलास्टिक। तो अकॉर्डिंग टू कीन्जियन एंड मॉनेटरिस्ट, इनके अकॉर्डिंग जो डिमांड फॉर मनी है वो इंटरेस्ट इलास्टिक होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्विकली, लेबर, फ्लेक्सिबल, मोर डिमांड एंड सप्लाई कर्व, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम 64 पे कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पैरेटो ऑप्टिमैलिटी इज इनकरेक्ट। 64 नंबर क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि पैरेटो ऑप्टिमैलिटी के अकॉर्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है। तो पैरेटो ऑप्टिमैलिटी ये फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने पॉजिटिव क्राइटेरिया बताया था इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सोशल वेलफेयर। तो ये सोशल वेलफेयर के वो इकोनॉमिस्ट हैं, सोशल वेलफेयर इन्होंने बताया है। और जो इनका फॉर्मुलेशन है वो एक्सेप्ट किया गया था कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स के द्वारा, एंड उनका कंसेप्ट जो है वो हिस्ट्री ऑफ सब्जेक्ट एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स है। और इनकी थ्योरी इनकी थ्योरी का हम बोलते हैं अ प्रायरी वेलफेयर थियरी, वेलफेयर थियरी। इसमें बेसिकली हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो कंज्यूमर
मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, क्या कंज्यूमर इसमें सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करता है, तो ये तो करेक्ट है। देयर इज अ परफेक्ट कंपटीशन इन फैक्टर, येस। कंज्यूमर हैज कार्डिनल यूटिलिटी, येस। ऑल द फैक्टर आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द कमोडिटीज, सॉरी यहाँ पे है कार्डिनल यूटिलिटी, तो कार्डिनल यूटिलिटी जो है इसमें ऑल द फैक्टर्स जो यूज़ करते हैं ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर हैव कार्डिनल यूटिलिटी फंक्शन, ये गलत है, इसमें ऑर्डिनल यूटिलिटी को प्रेफर किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग विल रिजल्ट इन अ क्राउडिंग इफेक्ट इन द इकोनॉमी। तो क्राउडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाए इंटरेस्ट रेट से, और जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बाहर हो जाए मार्केट से, उसको हम बोलते हैं क्राउडिंग इफेक्ट इन द इकोनॉमी। तो जिसमें पब्लिक बोरोइंग टू फाइनेंस स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो येस, पब्लिक बोरोइंग टू फाइनेंस स्पेंडिंग ऑन सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेज पे नहीं होता है, इसमें पब्लिक का जो बोरोइंग है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाती है हमारी हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीज़ों पे, सैलरी एंड वेजेस पे नहीं, जिसका कुछ प्रोडक्टिव आउटपुट निकल सके। तो ये सभी कुछ करेक्ट है। सैलरी और वेजेस देने से हम कुछ गेन नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कब मिलता है, हम लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन दोनों पीरियड में नॉर्मल प्रॉफिट को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट देखें तो उसमें अलग अलग तरह के मार्केट हम पढ़ते हैं, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन और ओलिगोपोली कंपटीशन। तो उसमें दो तरह के सिनेरियो होते हैं, एक तो शॉर्ट रन में क्या होता है और एक लॉन्ग रन में क्या होता है। ये चीज़ें हम सब में देखते हैं, हर एक मार्केट में देखते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम शॉर्ट रन में तो सबके में नॉर्मल प्रॉफिट हमें मिल जाता है, लेकिन सिर्फ हमें नॉर्मल प्रॉफिट बोला है, इसमें किसी भी तरह के मार्केट हमें नहीं मेंशन्ड है। तो इसीलिए नॉर्मल प्रॉफिट हम शॉर्ट रन पीरियड और लॉन्ग रन पीरियड दोनों में अर्न कर सकते हैं, इसलिए हमने लगाया। अगर सपोज यहाँ पे बोलेगा कि करेक्ट अबाउट नॉर्मल प्रॉफिट इन परफेक्ट कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल प्रॉफिट है हम दोनों में ले सकते हैं, सॉरी हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन दोनों पीरियड में अर्न किए जाते हैं। बस एक कंडीशन है मोनोपोली की, वो नॉर्मल प्रॉफिट शॉर्ट रन में अर्न करता है, लेकिन लॉन्ग रन में वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है। तो ये एक कंडीशन है, बाकी सब में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग इन इंडिया वॉज रिकमेंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यूनिवर्सल बैंकिंग का कंसेप्ट जो है वो इंडिया में सबसे पहले RH खान कमेटी ने दी है, तो ये ध्यान रखिएगा, RH खान कमेटी हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ नरसिम्हन कमेटी का रिपोर्ट 1998 में आया था, जिसमें उन्होंने यूनिवर्सल बैंकिंग की भी बात की थी। साथ ही साथ खान का रिपोर्ट भी 1998 में आया था। तो जो भी दोनों रिपोर्ट थी, इनके रिकमेंडेशन यूनिवर्सल बैंकिंग की तरफ इशारा करते थे, तो इसलिए ये दोनों हमारे करेक्ट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट है हमारा कि हमें एक डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम के बेसिस पे हमें कुछ स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट को हमें बताना है। तो ये जो है ये सेविंग का इक्वेशन है। तो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। तो चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, यहाँ पे बोला है सेविंग इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम। क्या सेविंग इनकम के पॉजिटिवली रिलेटेड है? तो यस, देखिए जैसे जैसे पॉजिटिवली का मतलब होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे लोगों की सेविंग करने की क्षमता बढ़ने लगती है, तो ये तो करेक्ट है। उसके बाद बोला है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज पॉजिटिव बस लेस देन 1। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1 कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लेके देख सकते हैं कि इसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे हम निकालेंगे। तो सपोज हमारी इनकम है ₹50K और नेक्स्ट जो इनकम है वो है हमारी 1 लाख। ठीक है, तो अब इसमें हमारा जो कंजम्पशन है वो क्या है, 10 यहाँ पे 10K का है और यहाँ पे कंजम्पशन 30K का है।
और सेविंग कितनी होगी, तो y माइनस सी, तो y माइनस सी यहाँ पे करेंगे तो 40 के यहाँ पे हमारी सेविंग है, और यहाँ पे y माइनस सी करेंगे तो यहाँ पे हमारी सेविंग कितनी हो जाएगी 70 के। तो इस तरह से हम सेविंग निकालते हैं। अब हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो इसी फॉर्मूले पे हम रख देंगे और हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वो पॉजिटिव आ रहा है और 0 से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो चेंज इन सेविंग कितनी है 70 माइनस 40, तो 70 माइनस 40 होगा 30 के, और अपॉन चेंज इन हमारा इनकम कितना है ये, तो चेंज इन इनकम हमारा 50 के। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारी जो वैल्यू है 5 अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो ये 0.6, तो हमारा ऑप्शन कितना आ जाएगा 0.6, जो कि हमारा क्या है सेविंग पॉजिटिव भी आ रही है और लेस देन 1 भी है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा करेक्ट है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो एमपीसी क्या होता है, एमपीसी के कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो ये भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ कि एमपीसी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एमपीसी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही वेरी करता है, यानी कि इसी के बीच में रहता है। और उसके बाद जो हमारा एडिशनल इनकम है सेविंग्स का, तो हमेशा एमपीसी उस टाइम 1 के इक्वल होगी और हमारा चेंज इन कंजम्पशन 0 होगा। उसके बाद अगर एडिशनल इनकम कंज्यूम्ड हो रहा है तो हमारा सेविंग जो है वो 0 होगी और एमपीसी भी हमारी एमपीएस भी 0 होगी। तो ये एडिशनल पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ये हमेशा 1 के इक्वल होता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन इकोनॉमी विद द लीनियर होमोजीनियस कॉप डगलर प्रोडक्शन फंक्शन द शेयर ऑफ कैपिटल लेबर इन टोटल आउटपुट are respectively 40%, 60% and the capital stock of labor forces are growing respectively at 8%, 3% per annum. In the rate of growth of output recorded 7% per annum and the rate of growth of total factor productivity. तो अगर हम rate of growth of total factor productivity निकालने की कोशिश करेंगे तो growth of output किसके इक्वल होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। growth of output इक्वल होता है हमारा total factor productivity प्लस शेयर ऑफ कैपिटल इनटू लेबर, यानी कि अगर हम कोई कोएफिशिएंट निकालते हैं ना यहाँ पे शेयर ऑफ कैपिटल इनटू लेबर प्लस मैं यहाँ पे शेयर ऑफ कैपिटल इनटू ग्रोथ ऑफ कैपिटल प्लस शेयर ऑफ लेबर इनटू ग्रोथ ऑफ लेबर। ठीक है, बस इसी फॉर्मूले पे हमें पुट करते जाना है। तो ग्रोथ ऑफ आउटपुट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट रिकॉर्ड किया गया है 7% पर एनम। तो इसको हम सब परसेंटेज में है तो हम डायरेक्टली इसको पुट आउट कर देते हैं। तो 7 टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी हमें निकालनी है प्लस S इंटू जी। तो हमें ये क्या दिया है 40% दिया हुआ है हमारा, ये कैपिटल है और ये लेबर है। तो 40% हमारा दिया हुआ है क्या बोलते हैं शेयर ऑफ कैपिटल। तो 40% को अगर हम इसका हटा दें विदाउट उसके तो 4% आ जाएगा और इस कितना है हमारा कैपिटल स्टॉक 8%, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात आई लेबर की, तो लेबर का क्या इतना है 60%, तो इसका परसेंटेज हटाएंगे तो 0.6 और इनटू ये हमारा 3। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 7 इक्वल टू 2FP इक्वल टू 3.2 मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 8 4 जा 32, तो 3.2 प्लस 6 3 जा 18, तो 1.8। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये प्लस साइन है तो ये आ जाएगा हमारा 0 और 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे 7 इक्वल टू TFP प्लस 5। तो अगर हम TFP निकालें तो ये आ जाएगा 7 माइनस 5 और ये कितना परसेंट हो जाएगा 2% हो जाएगा। तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी हमारा कितना परसेंट आया 2% आया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो इकोनॉमिक्स चैलेंज बिफोर इंडियन इकोनॉमी एज ऑफ नाउ। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स चैलेंज कौन सा नहीं आया है अभी तक इंडियन इकोनॉमी का, तो वो देख लेते हैं। वाइडिंग करेंट अकाउंट डेफिसिट, तो ये तो चैलेंज आया ही है। राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म इन द वर्ल्ड, हाई इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड, तो अभी तक कभी भी हमने हाई इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड नहीं किया है, तो ये
मैक्रो इकोनॉमिक्स चैलेंज अभी तक नहीं आया है इंडिया के पास। तो ऑप्शन नंबर डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी इंडिया ने किया ही है अपने करेंसी का, तो डेप्रिसिएशन को हम हटा देंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि विच ऑफ फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस का कौन सा ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि CACP कब आया था। CACP जो है वो हमारे क्रॉप में ये बेसिकली प्रोवाइड करता है हमें कि क्या होना चाहिए, कितनी कमोडिटीज़ होनी चाहिए, उसके क्या चीज़ कितने पे हम क्या रखें ताकि फार्मर को बेनिफिट हो, ठीक है। तो कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस को ये रिकमेंड करता है टू इंश्योर मीनिंगफुल रियल इनकम लेवल टू द फार्मर। क्या मीनिंगफुल रियल इनकम फार्मर की कितनी होनी चाहिए, क्या इसको इंश्योर करता है। तो येस, इसको इंश्योर करता है। और ये पूरे 23 कमोडिटीज़ पे क्या प्राइस होनी चाहिए उसको ये इंक्लूड करता है। अब इसमें 23 में कितनी कितनी है, तो 7 सीरियल्स हैं, उसके साथ साथ 5 पल्सेस, 7 ऑयल सीड्स, 7 ऑयल सीड्स के ऊपर ये रिकमेंड करता है प्राइस। और उसके बाद 4 कमर्शियल क्रॉप्स हैं, ठीक है, 4 कमर्शियल क्रॉप। इसमें क्या आता है, चोपड़ा, शुगर कैन, कॉटन एंड रॉ जूट, ये 4 कमर्शियल क्रॉप में आते हैं। अब इसके साथ ये तो मीनिंगफुल रियल इनकम रहता है ये फार्मर के लिए, स्टेबलाइज करता है एग्रीकल्चरल प्राइस को और प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर को। तो ये सारा काम ये CACP के द्वारा किया जाता है रिकमेंड। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स रियल बैलेंस साइकिल आर द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनके द्वारा रियल बैलेंस किसके रिजल्ट है, हमारा इनोवेशन का, बैड वेदर, टैक्स पॉलिसी या डेट पॉलिसी का। तो इनोवेशन तो है ही हमारा न्यू इसके अकॉर्डिंग, और बैड वेदर, बाकी टैक्स पॉलिसी और डेट पॉलिसी ये सब गवर्नमेंट के अंदर आती है, ना कि बिजनेस साइकिल के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स ट्रीट नेचर टू बी निगेरिटी। तो इसको किसने ऐसा ट्रीट किया है, तो इसको अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इसको नेचर को एज अ निगेरिटी माना है। एक तो डेविड रिकार्डो और एक माल्थस। इसमें इनका क्या है, तो माल्थस ने इंक्वायरी इनटू नेचर एंड प्रोग्रेसिव रेंट जो 1815 में इन्होंने दिया था, जिसमें ग्रेट एक्सटेंट माल्थस एंटिसिपेट करते हैं कि इनके अकॉर्डिंग जो नेचर ऑफ बाउंड्रीज है ये निगेडलिंग है, क्योंकि इनके यहाँ पे फर्टाइल लैंड का शॉर्टफॉल है और साथ ही साथ जितने भी कल्टीवेशन लैंड है वो बहुत ही कम है और वो बहुत ही इन्फीरियर है फर्टाइल में। और साथ ही साथ जो रेंट हम लेते हैं उसके बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो बहुत ही लिमिटेड हैं। तो ये सब कुछ बताया है इन दोनों ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ, जो कि डी में है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि वाई एंड इनडायरेक्ट टैक्स आर रिग्रेसिव। तो इनडायरेक्ट टैक्स को हम रिग्रेसिव क्यों कहते हैं, तो रिग्रेसिव जैसे प्रोग्रेसिव टैक्स है वैसे ही रिग्रेसिव टैक्स होता है। अलग अलग टैक्स के टाइप्स होते हैं। तो रिग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है कि जब सब लोग एक जैसा जिसकी इनकम बढ़ी भी है एंड घटी भी है वो भी सेम ही टैक्स दे रहा है। जैसे अगर आप शॉप पे जाएंगे और शॉप पे आपने एक बिस्किट लिया तो उस बिस्किट पे सपोज 5% टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स, तो अगर कोई अमीर जाएगा उसको भी 5% देना है, कोई गरीब जाएगा उसको भी 5% देना है, किसी भी तरह की कोई छूट नहीं है दोनों के लिए। तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स आर रिग्रेसिव टैक्स, क्योंकि जो चार्ज करता है वो सभी इनकम ग्रुप के लिए सेम चार्ज करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू बेन हैंसन विच among the following is treated as factor enhancing effective demand। तो बेन हैंसन के अकॉर्डिंग कौन सा फैक्टर इनहेंसिंग डिमांड को बताता है
तो अकॉर्डिंग टू बेन हैंसन जो फैक्टर है इफेक्टिव डिमांड को बताने के लिए वो है पब्लिक एक्सपेंडिचर और राइजिंग पॉपुलेशन। तो ये दोनों है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ अजम्पशन भी इन्होंने दिए हैं। अब बेन हैंसन जो है इन्होंने एक्सप्लिसिट डायनेमिक एक्सेस मॉडल, कौन सा, एक्सप्लिसिट डायनामिक एक्सेस डिमांड मॉडल ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड मॉडल ऑफ इन्फ्लेशन, इसमें इन्होंने बताया है, जिसमें इन्होंने दो सेपरेट प्राइस लेवल लिया है, एक तो गुड्स मार्केट के लिए और फैक्टर मार्केट के लिए। इनके अजम्पशन क्या क्या है मैं ये भी आप लोगों को बता दे रही हूँ। इन्होंने परफेक्ट कंपटीशन लिया है दोनों मार्केट में, फैक्टर मार्केट में और गुड्स मार्केट में। प्राइस जो है वो परसिस्ट करता है फ्यूचर पे, और जो कमोडिटी है वो प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फैक्टर एंड लेबर सर्विस, और क्वांटिटी ऑफ लेबर सर्विस जो है वो पर यूनिट ऑफ टाइम गिवन मैग्नीट्यूड में है। फिक्स्ड एक्चुअल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंसिक्वेंटली ऑफ आउटपुट विच इज़ फुल एम्प्लॉयड। तो ये इसके कुछ अजम्पशन हैं बेन हैंसन के एक्सेस डिमांड मॉडल के। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसमें हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है कि एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ कैपिटल किसने दिया है। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ कैपिटल जो दिए हैं वो ये एम कैलेंकी ने दिया हुआ है। टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म हिगिंस द्वारा दिया गया है। फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स डी मोरिस ने द्वारा दिया गया है। और प्रेमिसिव एंड कंपल्सिव सीक्वेंस ऑफ स्पेंडिंग इंडस्ट्री ये ए.ओ. हिचमैन ने दिया है, और इसको हम अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रहा है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकली हमें बताना है कि द टर्म्स ऑफ ट्रेड डेवलप्ड कंट्री का है वो अनफेवरेबल है ड्यू टू द फैक्ट दैट व्हेन इनकम इन डेवलप्ड कंट्री राइजेस द डिमांड ऑफ प्राइमरी गुड डिक्लाइन। तो यानी कि टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है डेवलपिंग कंट्री का वो बहुत अनफेवरेबल है, क्योंकि अगर किसी भी डेवलप्ड कंट्री में इनकम अराइज होती है तो प्राइमरी गुड्स के डिमांड को कम कर देते हैं। अगर किसी का भी इनकम बढ़ेगा वो प्राइमरी गुड्स का डिमांड क्यों करेगा। तो इसमें हमें बताना है कि क्या करेक्ट है। तो अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसमें क्या होगा, प्राइमरी गुड्स के लिए लो हो जाएगा। तो इनकम इलास्टिसिटी अगर डिक्लाइन करती है प्राइमरी गुड्स के लिए तो उसका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी तो लो हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है हाई है, गलत है, यहाँ पे लो हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, लो होगा। नेक्स्ट है हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ये लॉन्च किया गया था 2005 में। ठीक है, तो 2005 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ़ द, ये हमारा 79th क्वेश्चन है कि इफ़ द constant elasticity of substitution production function the value of substitution parameter is -1 elasticity of substitution will be। तो अगर कभी भी constant elasticity of substitution production का है तो value of substitution parameter -1, तो the elasticity of substitution क्या होगा। तो elasticity of substitution हमेशा infinite होगा इस केस में, क्योंकि अगर हम देखें कि प्रोडक्शन ऑफ लेबर अपन प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, ये किसका है, फंक्शन ऑफ लेबर अपन फंक्शन ऑफ कैपिटल, और ये आता है बीटा अपॉन अल्फा के अपॉन एल 1 प्लस बीटा। ठीक है, अब इसको हम इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, के एंड एल को। तो ये चेंज होता है के अपॉन एल अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ एल अपॉन प्राइस ऑफ के इंटू प्राइस ऑफ एल अपॉन प्राइस ऑफ के और अपॉन प्राइस ऑफ एल। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/1 प्लस ये रो, और इसको ऐसे कर देते हैं, और ये अल्फ़ा पी एल एल अपॉन बीटा पी के, और ये माइनस हो जाएगा हमारा 1 प्लस रो एंड फिर अपॉन, ये अपॉन है 1 प्लस पी, और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फ़ा पी एल अपॉन बीटा पी के। तो अल्टीमेटली ये क्या आएगा, 1/1 प्लस ये। अगर हम इसमें ज़ीरो पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्फिनेटली आ जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
द स्टेटमेंट टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। तो टू मच मनी चेज फ्यू गुड्स, तो ये एक इन्फ्लेशन को टारगेट करता है और इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मनी लेने के बाद भी हम बहुत कम चीज़ें खरीद पा रहे हैं। तो ये यानी कि कौन सा क्या करता है, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी को बता रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इस स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो दो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, असर्शन एंड रीजन। असर्शन है कि इन एन ओलिगोपोली मार्केट देयर इज अ प्राइस रिजिडिटी। तो ओलिगोपोली मार्केट में प्राइस रिजिडिटी होती है। प्राइस रिजिडिटी का मतलब होता है कि अगर कोई फर्म है जो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर रही है, तो दूसरा फर्म जो है वो भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर लेगा। लेकिन अगर कोई इंक्रीज करता है तो ये जरूरी नहीं है कि दूसरा भी इंक्रीज करे, तो इसको बोलते हैं प्राइस रिजिडिटी। दूसरा है राइवल फर्म मैच प्राइस डिक्रीज बट नो प्राइस इंक्रीज। तो यही मैंने आपको समझाया कि जो राइवल फर्म्स हैं वो प्राइस डिक्रीज को तो मैच करेंगे लेकिन प्राइस इंक्रीज को मैच नहीं करेंगे। तो ये दोनों प्राइस रिजिडिटी के लिए करेक्ट है और एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन भी करते हैं। 82 क्वेश्चन है, ये भी हमारा उससे ही रिलेटेड है, असर्शन एंड रीजन से। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे से एकदम रिलेट करता है और जैसे वो प्राइस रिजिडिटी के बारे में बता रहा था और प्राइस रिजिडिटी का नीचे पूरा ब्यौरा भी दे रखा है, तो वो दोनों सही होते हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। अगर अलग अलग है तो वो अलग अलग बताएगा, एक्सप्लेन नहीं करेगा। अब इसमें क्या है, पीएन रोजेनस्टीन रोडान मॉडल द पॉजिटिव रोल ऑफ इंडिविजुअलिटी इन प्रोडक्शन हैज एनालाइज्ड। तो 3 तरह के इंडिविजुअलिटीज को रोजेनस्टीन रोडान ने एक्सप्लेन किया है। कौन कौन से, एक तो हमारा है इंडिविजुअलिटी इन प्रोडक्शन, इंडिविजुअलिटी इन डिमांड एंड इंडिविजुअलिटी इन सेविंग्स। ठीक है, सप्लाई ऑफ सेविंग्स। तो ये 3 तरह के इंडिविजुअलिटी को उन्होंने बताया है और उनको एनालाइज किया है। तो ये तो हमारा करेक्ट है। दूसरा क्या है, रिमूवल ऑफ इंडिविजुअलिटीज लीड टू कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल ऑफ प्रोडक्शन। नहीं, रिमूवल ऑफ इंडिविजुअलिटीज कभी भी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल ऑफ प्रोडक्शन को नहीं अराइज करेगा। तो इसलिए हमारा सेकेंड एकदम गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि ए ट्रू है बट आर फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन एंड रीजन से ही रिलेटेड है। असर्शन एंड रीजन में हमारा क्या बोलता है कि प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स बेस्ड होता है इक्वी मार्जिनल सैक्रिफाइस से। तो क्या प्रोडक्टिव इक्वी मार्जिनल सैक्रिफाइस से होता है, तो यस ये होता है। उसके बाद देखिए ये प्रोग्रेसिव टैक्स के बारे में बात किया है, पहला असर्शन। और दूसरा जो हमारा है ये हाई द इनकम लोअर विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर द टैक्सेस। तो क्या ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? अगर हम इनको देखेंगे तो ये एक दूसरे को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्स में इक्वी मार्जिनल सैक्रिफाइस के बारे में बात कर रहा है और यहाँ पे हाई इनकम लोअर विल बी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द टैक्स मनी। तो ये दोनों करेक्ट है बट एक दूसरे को एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल दोनों का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, एक दूसरे के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये भी हमारा असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड है कि इंडिया इज अ सर्विस सेक्टर ड्रिवन इकोनॉमी। तो क्या इंडिया सर्विस सेक्टर ड्रिवन इकोनॉमी है? तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि इंडिया में 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी अगर देखे रहे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर जिसमें सर्विस सेक्टर आता है, प्राइमरी सेक्टर में भले ही पॉपुलेशन ज़्यादा है बट इसका जो कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में बहुत कम है, जबकि सर्विस सेक्टर में इससे कम पॉपुलेशन है और इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में है। इसीलिए ये एक सेक्टर ये ड्रिवन इकोनॉमी है हमारी, क्योंकि शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इज टोटल एम्प्लॉयमेंट इज हाईएस्ट। क्योंकि इसका जो शेयर है सर्विस सेक्टर का वो टोटल एम्प्लॉयमेंट में हाईएस्ट है। नहीं, इसका शेयर हमारा सर्विस सेक्टर का हाईएस्ट तो है लेकिन टोटल एम्प्लॉयमेंट में हाईएस्ट नहीं है। ये बात का ध्यान रखिएगा। हमारा आर फॉल्स है। अब ये क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट तो प्राइमरी सेक्टर में है। ये हमारा जीडीपी में हाईएस्ट है, ना कि हमारा एम्प्लॉयमेंट में हाईएस्ट है, इसीलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजनेस साइकिल अकॉर्डिंग टू अ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स इज मॉनेटरी इन नेचर। अगर हम बिजनेस साइकिल के बारे में बात करें न्यू क्लासिकल ऑफ इकोनॉमिक्स की, क्या वो मॉनेटरी इन नेचर होता है? तो बिल्कुल भी गलत है। न्यू क्लासिकल कभी भी मॉनेटरी चीज़ों को बात नहीं करते हैं, ये फ्रीडमैन बात करते हैं, तो ये तो गलत है। दीज आर द रिजल्ट ऑफ द फॉल इन रियल वेज। यस, तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अरे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हमें बताना है, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, हमें चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें चूज करना है। स्टेटमेंट है बोथ ऑर्डर एंड रैंक
कंडीशन आइडेंटिफाई द सेटिस्फाई बिफोर एस्टिमेशन। तो ये हमारा इकोनोमेट्रिक्स का है और इकोनोमेट्रिक्स में मैंने सारे टॉपिक्स करवाए हैं कवर, सिर्फ लॉजिक प्रॉफिट मॉडल छूटा हुआ है, उसको भी मैं करवा दूंगी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। इकोनोमेट्रिक्स में सारे आपको टॉपिक्स बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मैनर में मिल जाएंगे। तो ऑर्डर एंड रैंक कंडीशन आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी होता है, तो ये तो करेक्ट है। उसके बाद ऑर्डर कंडीशन नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर आइडेंटिफिकेशन, ये भी करेक्ट है। टू स्टेज लीनियर स्क्वायर मेथड इज सुटेबल फॉर ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन, तो येस ये भी करेक्ट है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन इक्वेशन के कितने तरीके होते हैं, क्या होता है, मैंने सब कुछ वहाँ पे एक्सप्लेन किया, आप प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ऐसे क्वेश्चन को तो आप एकदम उड़ा देंगे। तो थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें बोला है टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर, तो टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर ओवर आइडेंटिफाई के लिए भी होता है, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड के लिए भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों करेक्ट हैं, तो तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इन अ टू वेरिएबल रिग्रेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमें y ऑन x हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया है 0.7, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज वेरिएशन। तो परसेंटेज वेरिएशन हम कैसे निकालते हैं, हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा 49, तो 49 को अगर हम चेंज करेंगे परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 49%। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोएफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं, हमें आर स्क्वायर ये होता है अंडर रूट BXY या BYX। तो अगर हमें ऑलरेडी हमें ये दिया हुआ है 0.7, तो आर हम कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 49 आएगा। हमें परसेंटेज में बताना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारा 49% आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हमें एक सीरीज़ दी हुई है और इस सीरीज़ में हमें बताना है कि बेस शिफ्ट हुआ है 2015 से 2016 में बेस शिफ्ट हुआ है। इस बेस शिफ्ट में हमें बताना है कि कौन सा बेस शिफ्ट के बाद में हमारे जो न्यू सीरीज़ है वो क्या होगी। तो आफ्टर द बेस शिफ्टिंग, तो हम शिफ्ट इंडेक्स यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। शिफ्ट इंडेक्स में जो हमारा ओरिजिनल इंडेक्स है अपॉन न्यू बेस शिफ्टिंग इंडेक्स इनटू 100 ये करते हैं। तो ओरिजिनल इंडेक्स हमारा क्या है 2016 का, लेकिन हमारा बेस शिफ्ट हो गया है किसमें, बेस शिफ्ट टू 2015 टू द वैल्यू इंडेक्स इन द न्यू ईयर 2016। तो हमारा ये है हमारा ओरिजिनल इंडेक्स क्या है 126 और बेस शिफ्ट हो गया है 2015 से, तो न्यू बेस हमारा ये है और इनटू 100 कर देंगे। तो इसको सब सॉल्व करेंगे, 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया और ये 2 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। और अगर हम 3 की टेबल से कैंसिल आउट करना चाहें या 6 की टेबल से कैंसिल आउट करना चाहें तो ये हो जाएगा 21 टाइम्स, और 21 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 1 0 10, तो 105 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बाय ऑटो कोरिलेशन वी मीन्स दैट, तो ऑटो कोरिलेशन क्या है, ऑटो कोरिलेशन हमें बताता है कि जो रेसिड्यूअल रिग्रेशन मॉडल है वो किस तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो कोई भी कॉमन स्टैटिस्टिकल टेस्ट हम यूज़ करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस को, जिसको हम बोलेंगे डर्बिन वाटसन ऑटो कोरिलेशन टेस्ट, और इसके द्वारा हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और डर्बिन ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है लैग्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, और ये मेजर करता है रेसिड्यूअल एरर और कंपेयर करता है फॉर एक्चुअल वैल्यू से। ठीक है, तो ये स्क्वायर ऑफ रेसिड्यूअल एंड नॉट इक्वली सेपरेटेड, तो ये गलत है, इक्वली सेपरेट होता है। वेरिएंस ऑफ रेसिड्यूअल नॉट कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जर्वेशन, ये भी गलत है। एंड रेसिड्यूअल ऑफ रिग्रेशन मॉडल आर रिलेटेड विद वन और मोर ऑफ द रिग्रेशन, तो ये भी गलत है। इसमें हम रेसिड्यूअल रिग्रेशन मॉडल है वो नॉट इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऑटो कोरिलेशन मैंने बहुत डिटेल में कराया है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हेराडोमर मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा। कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट द टाइम सीरीज ऑफ अ एनुअल ऑब्जर्वेशन ऑन द स्केल फॉर्म फॉर 10 ईयर। तो टाइम सीरीज बेसिकली हम ज़्यादातर किस में यूज़ करते हैं, तो टाइम सीरीज हम अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन, इसमें हम टाइम सीरीज का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हम पीछे वाला किए थे। तो टाइम सीरीज़ का हमने यूज़ किया था इसमें अलग अलग चीज़ों में। एक सेकेंड में,
हाँ, तो इसका हमारा क्या होगा, तो टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग हमें एनुअल वेरिएशन ऑफ सेल ऑफ द फर्म बताना है फॉर 10 ईयर्स। तो हम किस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे सेल ऑफ द फर्म, तो ये एक सेकुलर टर्म है और साइक्लिकल वेरिएशन के हेल्प से हम एनुअल वेरिएशन ऑफ वो बनाएंगे, क्योंकि हमें सीजनल चीज़ तो कुछ दिया नहीं है। हमें क्या दिया है कि हमें सेल ऑफ द फर्म फॉर 10 ईयर्स के लिए बताना है। सीजनल वेरिएशन कब आता है, मैंने टाइम सीरीज में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। सीजनल वेरिएशन तब आता है कि जब कोई सीजन में एक बहुत तरीके के प्रोडक्ट पे वेरी होता है, जैसे कि अगर हम विंटर की बात करें तो हमारा हीटर का जो सेल है वो बढ़ जाता है, जबकि एसी के सेल में गिरावट आ जाती है। वैसे ही इसमें हमें सीजनल वेरिएशन के बारे में बात ही नहीं किया है। इसमें क्या बोला है कि सेल कैसा होगा, सेकुलर ट्रेंड है और साइक्लिकल वेरिएशन। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 हमारा करेक्ट है, फर्स्ट में जो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हेरेट-डुमर मॉडल से रिलेटेड है। हेरेट-डुमर मॉडल के अंडर हमें क्या दिया हुआ है, एसटी, अल्फा, वाईटी, IT, बीटा, YT -1, और उसके बाद हमें ऐसे जो 0 अल्फ़ा ये 1 के रिलेटेड है, इस तरीके से हमें दिया है, और S जो है I के इक्वल है। तो हेरेट-डुमर मॉडल में जब भी ऐसा होता है तो हमें बताना है इकोनॉमिक कंडीशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, और हमें सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो कभी भी हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें देखिए यहाँ पे अल्फा हो या बीटा हो, ये दोनों क्या होना चाहिए, 0 से कम होने चाहिए, है ना। दोनों देखिए, अल्फा भी 0 से कम है, बीटा भी 0 से कम है, यानी कि 0 से ये ज़्यादा इसकी वैल्यू होनी चाहिए, दोनों की, अल्फा की और बीटा की। यहाँ पे हमें दिया हुआ है अल्फा, और यहाँ पे SI - S, अगर हम इसको इक्वेट करते हैं तो अल्फा YT इक्वल टू बीटा, मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ, माइनस YT -1। तो ये चेंज है हमारा। अब इसको हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ये YT को इसके साथ लेके जाएंगे तो ये हमारा ये Y - YT, यानी कि बीटा यहाँ पे कॉमन ही है, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो Y - YT रहने देते हैं, और यहाँ पे YT -Y, तो Y - YT, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे जो फाइनल जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी कि ये हमें हमेशा ग्रेटर 1 होना चाहिए, यानी कि बीटा अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा, क्योंकि अब ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा तो बीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि YT अपॉन YT माइनस YT -1 इक्वल होगा बीटा अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा, और जो कि ग्रेटर दैन होना चाहिए 1 के, क्योंकि यहाँ पे 0 से ये दोनों बड़े हैं, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन जो करेक्टली मैच होगा वो D ऑप्शन होगा। ठीक है, एक सेकेंड, मुझे आगे के क्वेश्चंस करने हैं ना। हाँ, 92 क्वेश्चन क्या है कि मोनोपोलिस्ट फेसेस लीनियर डिमांड कर्व, हमें डिमांड कर्व दिया है P इक्वल टू 100 - 4Q, वाइल हिज कॉस्ट फंक्शन इज, हमें कॉस्ट फंक्शन क्या दिया हुआ है 50 + 2Q। हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन निकालना है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन क्या होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले या तो हम MR और MC निकाल लें। तो MR कैसे निकालेंगे, MR निकालने के लिए हमें करना होगा, हमें MR के लिए हमें तो पहले टोटल रेवेन्यू चाहिए, तब हम MR निकालेंगे, और कॉस्ट के लिए हमें टोटल कॉस्ट चाहिए जो भी ऑलरेडी दिया है, फिर हम MC निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि मोनोपोलिस्ट का ये लीनियर डिमांड कर्व है। तो इसको हम P × Q, यानी कि टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा P × Q, तो 100Q - 4Q², ये हो जाएगा। अब MR कैसे निकालेंगे, Q से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 - 8Q। अब इसमें MC कैसे निकालेंगे, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है ये 50, तो MC निकालेंगे तो ये हमारा C इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये +20, तो हमें MC 20 आया और MR ये आया। तो Q की वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट ही निकालना था। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो 100 - 8Q इक्वल टू 20, ये इधर चला जाएगा, तो 100 - 20 इक्वल टू 8Q, ये हो जाएगा 80 इक्वल टू, ये 80 इक्वल टू 8Q, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, तो ये मैक्सिमाइजेशन कंडीशन हमारा 10 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है, अ बॉक्स कंटेन 10 बल्ब्स, 4 ऑफ इज डिफेक्टिव, तो 10 बल्ब है जिसमें से 4 क्या है वो डिफेक्टिव है, 3 बल्ब्स
और 3 बल्ब्स उसमें से रैंडमली निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि उसमें डिफेक्टिव बल्ब्स भी हैं और 3 बल्ब्स भी हमें निकालना है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों बल्ब्स हम डिफेक्टिव निकालेंगे? तो सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन लगाएंगे कि 4 डिफेक्टिव बल्ब्स में से हमें 3 बल्ब्स निकालने हैं। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फेवरेबल केस है। हमारा टोटल केस क्या है कि हमें 3 निकालने हैं आउट ऑफ 10। अब हमें टोटल में से फेवरेबल निकालने हैं, तो इसका 4 ऑप्शन आएगा और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, सॉरी पूरे 10 में से हमें 3 निकालने हैं। ये हमारा फेवरेबल कॉम्बिनेशन है और ये हमारा टोटल कॉम्बिनेशन है। अब इसका जब हम सॉल्व करते हैं कॉम्बिनेशन को, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट तरीके से हम लगाते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 120 आएगा। इसको 4/120 को सॉल्व करेंगे तो ये 4 1 जा 4 और 4 3 1/30। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। डिमांड फॉर कंज्यूमर दिया हुआ है और हमें कंज्यूमर दिया है, हमें कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। हमें पहले तो कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला देख लेते हैं, 0 to n या x। और यहाँ पे हमारा जो डिमांड फंक्शन है, क्योंकि कंज्यूमर डिमांड करता है तो डिमांड के फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर देंगे और माइनस कर देंगे p इंटू एक्स। तो सबसे पहले हम हमारे x की वैल्यू ऑलरेडी पता है, p की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं p की वैल्यू निकाल देती हूँ, 27 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब p की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि 27 माइनस x की वैल्यू 3 दी हुई है, तो x की जगह पे 3 पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 27 माइनस 3 3 जा 9 और 3 3 जा भी 9 होता है, -9। तो 9 9 18, 27 माइनस 18, और जब हम 27 में से 18 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। 7 8 9, हाँ p की वैल्यू हमारी 9 आ गई। तो अब हमें p और ये x की वैल्यू हमें पता है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को इंटीग्रेशन आता होगा। तो इसको इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिलता है, 27x माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 और माइनस x क्यूब बाई 3 और 0 to 3 और माइनस p की वैल्यू 9, x की वैल्यू 3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो 27 x की जगह पे 3 रखेंगे, माइनस 3 x स्क्वायर की जगह पे इंटू 3 कर देते हैं अपॉन 2 और माइनस x क्यूब की जगह पे 3 इंटू 3 अपॉन 3। इस 3 से ये 3 कैंसिल होगा और इधर हमारा माइनस 9 3 जा 27 यहाँ पे रख देते हैं। अब इधर हमारा इस 3 से ये 3 कैंसिल नहीं होगा, तो 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 इंटू 3 होता है हमारा 81, 21 और 3 2 से हाँ 81 और माइनस इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 27/2 और माइनस 3 3 जा 9 और ये हमारा इधर माइनस में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, -27 ऐसे रहने देते हैं। तो हम इसकी वैल्यू को या तो हम इसको यहीं पे कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो 2 1 जा 1, 2 3 जा और ये 5 ये आ गया। अब हम जितने भी निगेटिव वैल्यू हों उसको एक साथ ऐड कर लेंगे और पॉजिटिव वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा ऐड होके आ जाएगा। तीनों को ऐड कर लेते हैं, ये सारी वैल्यूज़ को, निगेटिव वैल्यूज़ को, 27 प्लस 9 और 13.5 इसको ऐड करेंगे तो 0.5 और 9 3 10 और 19 9 1 2 1 और 4 तो 49, तो 49.5। अब 81 में से 49.5 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 31.5। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो 31.5 हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। थ्रू आउट द time series an individual not stationary, the linear
कॉम्बिनेशन इज स्टेशनरी, वो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है इकोनोमेट्रिक्स में, आप जाके देखिएगा कि कब स्टेशनैरिटी और नॉन स्टेशनैरिटी होगी तो हम उसमें हम कोई इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो कोई इंटीग्रेशन में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेशनैरिटी, ये कोई इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट चलते हैं, हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के बेस पे हमें बताना है कि क्या हम लगाते हैं। तो देखिए दो तरह के डायग्राम्स होते हैं, एक तो इस तरह का होता है और एक इस तरह का होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स के टाइम हमें डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, जो पहला डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, ये हमेशा 0 के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जो सेकेंड डेरिवेटिव हम करेंगे ये हमेशा लेस देन 0 होनी चाहिए। अब जबकि उल्टा केस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 के से कम होना चाहिए और सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो 0 के ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड विद द डिमांड फंक्शन Q, हमें प्राइस इलास्टिसिटी दिया हुआ है और हमें क्वांटिटी डिमांडेड K इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, तो हमें बताना है कि क्या होगा। तो हम अगर इसको पुट कर देते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी अगर हम फाइंड आउट करते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस निकाल के हम प्राइस इलास्टिसिटी को अगर फाइंड आउट करेंगे तो हमें ये जो वैल्यू है R, ये हमें मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि R पॉजिटिव कांस्टेंट है, यहाँ पे ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, और P एंड Q जो क्वांटिटी डिमांडेड है ये K है, P और K है, तो R इज पॉजिटिव कांस्टेंट। तो हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड R मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा डेल्फी मेथड, तो डेल्फी मेथड हमें क्या बताता है, डेल्फी मेथड हमें बताता है फोरकास्टिंग। डिकी फुलर टेस्ट हम किस में करते हैं, डिकी फुलर टेस्ट हम स्टेशनैरिटी में करते हैं, डर्बी-मॉसन टेस्ट ऑटो कोरिलेशन में होता है, और स्टूडेंट टी टेस्ट हम टेस्टिंग सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन में करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी एकदम परफेक्टली मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर डमी वेरिएबल से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है कि अगर क्वांटिटेटिव वेरिएबल में m कैटेगरी हो जाएगी तो हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये एक रूल होता है डमी वेरिएबल का सॉल्व करने के लिए कि हम m-1 डमी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि दिसंबर 2018 का ये लास्ट क्वेश्चन है कि हॉकिंस साइमन कंडीशन किस में अप्लाई होता है। तो हॉकिंस साइमन कंडीशन अप्लाई होता है इनपुट आउटपुट एनालिसिस में। सैडल पॉइंट हम कहाँ देखते हैं, सैडल पॉइंट हम देखते हैं थ्योरी ऑफ गेम्स में। कॉम्प्लेक्स मेथड लीनियर प्रोग्रामिंग का पार्ट है, और नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में हम कुनहान टकर कंडीशंस के द्वारा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और इस तरह से हमने दिसंबर 2018 तक के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किए। अगर किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो वो पूछ सकता है, और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।